हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट। तो एजुगिरी पर अगर आप पहली बार आए हो तो यहाँ पर हर रोज़ 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। आज 1 मार्च है एंड आई होप बहुत सारे बच्चे होंगे जो ज्वाइन करेंगे आज, बट ड्यू टू सम और द अदर रीज़न वो एंड तक नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। सबसे पहले तो ट्राई करना कि आप एंड तक कंटिन्यू कर पाओ, बट अगर इन केस आपसे नहीं हो पाता है तो आप हमारे वन शॉट्स ले सकते हैं। जो वन शॉट्स होते हैं वो वीडियो लेक्चर्स हैं विद डीडी नोट्स, ये प्रोवाइड करते हैं हम अपनी वेबसाइट loggery.in पर। तो वहाँ पर आप अपने जो वन शॉट्स से जो है करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सेम फील आएगा एज इफ आपने हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा है। हमारे पास ये वन शॉट्स मई 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक के अवेलेबल है और मार्च 2024 के भी डाले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बोला है कि जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है FY24 की, फाइनेंशियल ईयर 24 की, वो 7.6% कही जा रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज NSO, जीडीपी ग्रोथ estimate for FY24 is at 7.6%। पहले 7.3% बोला था, अब 7.6% बोला है। इज इट इम्पॉर्टेंट? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, PYQ है बहुत ही फेमस। ठीक है, उसके बाद ZXI नेम्स अ न्यूली डिस्कवर्ड सी स्लग आफ्टर प्रेसिडेंट मुर्मू। ठीक है, तो एक सी स्लग मिला है एंड वो नया है एंड मतलब पहली बार मिला है। तो और इंडिया में पाया जाता है, तो उसका नाम जो है, जो हमारी प्रेसिडेंट है उनके नाम पर रखा जाता है, रखा गया है। ठीक है, जाता नहीं, रखा गया है। ठीक है ना। तो ये मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म आप इसको कह सकते हो। ठीक है, उनको सी स्लग्स कहते हैं। तो यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज नेम्ड अ न्यू मेरीन स्पेशीज ऑफ हेड शील्ड सी स्लग विद रूबी रेड स्पॉट विच वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। This species, belonging to Melanoclamus genus, was discovered from Digha of West Bengal coast and Udaipur of Odisha coast. The new species of head-shield sea slug, which is found nowhere else in the world, has been named Melanoclamus draupadi. So now we need to know about it. देखो, वैसे ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है ना। यहाँ पे मेलन, वाटरमेलन से मेलन, ओ चलाम माइज। ठीक है ना, चला माई, मैं चला, मैं चला। तो यहाँ पर हम मेलन, मेलन का जो ओ है वो इधर ले जाएंगे और यहाँ पे ए लगा देंगे। ठीक है ना, चल माइज। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेलन काइमिस द्रौपदी नाम रखा है, द्रौपदी। तो ये क्या है? सबसे पहले तो इट इज अ न्यू मेरीन स्पीशीज, न्यू मेरीन species of head shield sea slug, है ना, found in इंडिया ओनली। इंडिया में भी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और थर्ड पॉइंट का बनेगा नेम्ड आफ्टर प्रेसिडेंट, नेम्ड आफ्टर प्रेसिडेंट, नेम्ड आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बिकॉज द नेम इज केप्ट बिहाइंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। SC dismisses Vedanta Sterlite position petition to reopen copper plant। तो अगर हम इसकी वेदांता कॉपर प्लांट की पूरी हिस्ट्री देखें, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी बैकग्राउंड, पूरी हिस्ट्री में यहाँ पर हम कुछ नोट नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में हमको ये पता होना चाहिए कि 2019 में ये जो प्लांट है वेदांता का, ये कहाँ पर है? सबसे पहले क्लोज्ड इन 2019, क्लोज इन 2018। इन्वायरमेंटल इशूज, क्या इश्यूज थे? इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, इन्वायरमेंटल इश्यूज थे।
और प्रोटेस्ट भी चल रही थी इन्हीं इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के, ठीक है ना, और फायरिंग भी हुई थी, ठीक है ना, और प्रोटेस्ट के बीच में फायरिंग भी हो गई, तो क्लोज कर दिया गया 2018 में, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड वेदांता स्टरलाइट petition to reopen copper plant, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तो पहले उन टर्म्स का मीनिंग, डिसमिस मतलब कि केस खत्म हो गया है, डिसाइडेड नॉट इन फेवर ऑफ वेदांता, ठीक है, वेदांता फिनिश द केस। अब यहाँ पर क्या, वेदांता क्यों गया था, वेदांता कह रहा था कि मुझे रीओपन करने दो ये कॉपर प्लांट। ये कॉपर प्लांट है कहाँ पर, ये एक्चुअली हमको यहाँ पर नोट करना चाहिए था, थर्ड पॉइंट, ये थूथुकुड़ी में है। कहाँ पर है, थूथुकुड़ी में है, थूथुकुड़ी तमिलनाडु के अंदर है ये प्लांट, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया, क्या स्टोरी है ये पढ़ते हैं। यहाँ पर The Supreme Court on Thursday dismissed an appeal by Vedanta Sterlite to reopen its Thoothukudi copper plant closed 6 years ago on grounds of pollution, endorsing the public rights to health over sheer industry gains. तो यहाँ पर environmental issues क्या थे, pollution, ठीक है ना, हेल्थ को इफेक्ट कर रहे थे, पॉल्यूशन था, राइट टू हेल्थ वायलेट हो रही थी यहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर, थूथुकुड़ी में, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, A three-judge bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chanchud upheld a Madras High Court decision of August 2020. मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था, ठीक है ना, मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन ऑफ 2020 अपहेल्ड का मतलब क्या होता है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, हम भी सेम ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है ना। अपहेल्ड का मतलब ये होता है। अब इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था, मद्रास हाई कोर्ट हैड कंफर्म द डिसीजन ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू परमानेंटली शट द प्लांट इन 2018। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था, मद्रास हाई कोर्ट हैड कंफर्म्ड, ये लिखेंगे, मद्रास हाई कोर्ट कंफर्म्ड decision of Tamil Nadu government and state pollution control board to permanently shut down the plant in 2018। तो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या कहा कि भैया इसको परमानेंटली शट डाउन कर दो, और मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन कंफर्म किया, और उसी मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन में कि परमानेंटली शट डाउन करने वाला डिसीजन तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस वेदांता स्टरलाइट पिटिशन टू रीओपन कॉपर प्लांट, मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन ऑफ 2020 अपहेल्ड। यहाँ पे आप बाय सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हो फॉर मोर क्लैरिटी, की रिविजन के टाइम पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, द कोर्ट सेड द क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री वाज नेवर अ फर्स्ट चॉइस। उन्होंने, कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हमारी चाहना नहीं थी कि हम इसको बंद करें, बट फिर क्यों बंद करें, रीजन क्या है, बट द लॉन्ग एंड रिपीटेड ब्रीचेस कपल्ड विद सीरियस वायलेशंस बाय वेदांता। वो कहते हैं रिपीटेड ब्रीचेस मतलब नॉट फॉलोइंग द लॉ, नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, सीरियस वायलेशंस करी है वेदांता ने, हैज लेफ्ट द हाई कोर्ट एंड द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज नो अदर ऑप्शन बट टू ब्रिंग द कर्टेन डाउन ऑन थूथुकुडी प्लांट। तो यहाँ पर रीजन क्या दिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रीजन क्या है, रीजन ऑफ शटिंग द प्लांट क्या है, रीजन है रिपीटेड ब्रीचेस का मतलब होता है नॉट फॉलोइंग द लॉ, रिपीटेड ब्रीचेस मतलब नॉट फॉलोइंग द लॉ, ठीक है, नॉट फॉलोइंग द लॉ, रिपीटेड था, फॉलोइंग द लॉ, सीरियस वायलेशंस, इसका मतलब फाइनली अब क्या होगा, ये जो प्लांट है इट इज गोइंग टू बी शट डाउन, थूथुकुड़ी का जो कॉपर प्लांट है। बट इट इज़ वेरी वेरी सैड फॉर इंडिया एज अ कंट्री, बिकॉज अब हम कॉपर हमें बाहर की कंट्री से मंगवाना पड़ रहा है। पहले ये वाली इंडस्ट्री इटसेल्फ इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती थी कि इंडिया जो था, इंडिया बाहर भेजता था, बट अब इंडिया को बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। दिस इज ऑल्सो द रियलिटी। तो ये वेदांता कॉपर प्लांट का जो इशू है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे चलेंगे,
ओबीसी पैनल सबमिट्स कास्ट सेंसस रिपोर्ट इन कर्नाटका। देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कास्ट सेंसस रिपोर्ट की बात करें तो 2023 के अंदर कहाँ पर कास्ट सेंसस हुआ है? बिहार में। कहाँ पर हुआ है? और एक और 2024 में कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है कि हम स्टेट, कौन सी विच स्टेट हैज अनाउंस्ड कि हम कास्ट सेंसस करेंगे? बताओ, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, चार्ट सेक्शन में बताओ, कमेंट्स में बताओ। तो यहाँ पर ओबीसी पैनल मतलब अदर बैकवर्ड क्लास पैनल सबमिट्स submits caste census report in कर्नाटका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? देखिए, लॉन्ग पेंडिंग फाइनल। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो अगर इसकी हम स्टोरी थोड़ी सी समझ लें तो जब पिछली बार कांग्रेस पावर में आई थी कर्नाटका में, तब ये कास्ट सेंसस हुआ। इसकी जो डिटेल्स थी वो पब्लिक नहीं हुई थी। अब कांग्रेस वापस से पावर में आ गई तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक हो रही हैं। ठीक है ना? तो अब इसके अंदर जो कास्ट सेंसस है, इसमें क्या होता है, डिटेल्स ऑफ जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं उनकी डिटेल्स, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारा निकल कर आ जाता है। तो सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे भी कहा जाता है इसको, ऑल्सो कॉल्ड, लिख लीजिए यहाँ पर, ऑल्सो कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिक, ऑल्सो कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे। ठीक है जी। अब यहाँ पर सिद्धारमैया हेयर ऑन थर्सडे, कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस चेयरमैन। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, कर्नाटका बैकवर्ड क्लासेस, कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन? चेयरमैन इज के जयप्रकाश हेगड़े। दिस इज इम्पोर्टेंट कि कमीशन का चेयरमैन कौन है। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है कि कमीशन का चेयरमैन कौन है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये कमीशन के हेड वाला। द रिपोर्ट इंक्लूड्स रिकमेंडेशन मेड बाय कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट बिसाइड टारगेटेड स्कीम फॉर कम्युनिटीज दैट रिमेन बैकवर्ड। सोर्सेज सेड द कमीशन हैड रिकमेंडेड क्लासिफिकेशन फॉर कास्ट बेस्ड ऑन सोशियो, मतलब सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटीज के बेसिस पे कास्ट को डिवाइड करा जाए, ये बोल रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करी जाए। हमें अभी इसके डिटेल में नहीं जाना है, वी नीड टू नो कि हेड कौन कर रहे हैं। कास्ट सर्वे सेंसस जो है कहाँ पर पब्लिक होने वाला है, किसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है? कर्नाटका में। 2023 में बिहार में हुआ था, एंड 2024 में अरुणाचल प्रदेश ने या आंध्र प्रदेश ने, चलो मैंने ऑप्शन भी दे दी, इन दोनों में से ए या बी में से कौन सी ने अनाउंस किया है कि हम कास्ट सर्वे करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, प्रेसिडेंशियल नॉड फॉर लोकायुक्ता बिल इज विक्ट्री फॉर केरला। तो लोकायुक्ता बिल जो है केरला का, उसको प्रेसिडेंशियल नॉड मिल गई है। ठीक है ना? प्रेसिडेंट गिव्स अप्रूवल, president gives approval for लोकायुक्ता बिल फॉर केरला। जो केरला का लोकायुक्ता बिल है उसको क्या है, अप्रूवल मिल गई है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई है। वेरी इजी, कुछ समझाने की बात नहीं है इसमें। डेडलाइन फॉर 60% कन्नड़ा यूजेज इन साइनेज बोर्ड। तो यहाँ पर 60%, इसको हम लिखेंगे रेड पेन से, 60% कन्नड़ यूसेज इन साइन बोर्ड्स। अब ये कहाँ का ऑर्डर है और ये क्या है? देखिए, यहाँ पर हम ये पहले भी नोट कर चुके हैं, फरवरी में ये ऑर्डर आया है कर्नाटका में। कर्नाटका ने ऑर्डर दिया है, कर्नाटका के अंदर जो शॉप इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो कमर्शियल, ऑल कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है ना, उनको जो अपना बोर्ड है, बाहर जो बोर्ड लगाते हैं, ठीक है ना, अगर मान लो लॉगरी एक शॉप होती तो लॉगरी लिखना है, ठीक है, एड्रेस लिखना है, फोन नंबर लिखना है, क्या करते हैं ये लिखना है। तो इस बोर्ड का 60% जो पार्ट है लिखा हुआ वो कन्नड़ लैंग्वेज में होना चाहिए। कहाँ पर ऑर्डर लॉ आया है? कर्नाटका के अंदर ये लॉ आया है। कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स में, मतलब जो कॉमर्शियल मतलब बिजनेस, कॉमर्शियल इज द टर्म यूज फॉर बिजनेस। ठीक है जी। ये कहाँ पर ऑर्डर आया? क्वेश्चन क्या बन सकता है, कहाँ पर ऑर्डर आया है? कर्नाटका में। ठीक है, 60% जो साइन बोर्ड्स हैं जो बाहर शॉप के बाहर लगा होता है, वो 60% जो है उनमें कन्नड़ भाषा लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। ई एविडेंस न्यू क्रिमिनल लॉ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे एविडेंस की बात करेंगे। एविडेंस, ई एविडेंस क्या है? जो ऑनलाइन या जिसमें इलेक्ट्रिक एविडेंस आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हुए, तो वो है।
तो द 3 न्यूली इनेक्टेड क्रिमिनल लॉज भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस इंडियन पीनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय शिक्षा अधिनियम टू रिप्लेस इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए, अगर आप पहली बार यहाँ पर ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं कोई भी, तो क्रिमिनल लॉज जो हैं इंडिया के वो चेंज होने वाले हैं। जो पुराने लॉज हैं उसकी जगह नए लॉज आने वाले हैं जुलाई से, ये दे विल कम इन टू फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो कब से आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्रिमिनल लॉज की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि नया महीना हमने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले न्यू क्रिमिनल लॉज का जो चीज़ है वो नोट कर लेते हैं। अगर आपने पिछले महीने में ये नोट कर लिया था तो आप नोट नहीं करेंगे, आइए इसको मिल करके याद करते हैं, बिकॉज याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता बिल, न्याय संहिता बिल नहीं है अब तो एक्ट है, संहिता जो है ये किसको रिप्लेस करेगा, ये इंडियन पीनल कोड जो है उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को करेगा रिप्लेस। ठीक है, और जो भारतीय शिक्षा अधिनियम है वो किसको करेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट को करेगा रिप्लेस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें ये याद रखनी है, बिल्कुल प्लीज इसको जल्दी से याद कर लीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है जो हम बॉक्स में डालेंगे ब्लैक कलर में लिख ले, न्यू लॉज, न्यू क्रिमिनल लॉज आर टू कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, ये दे विल कम इनटू बीइंग। ठीक है ना, रिप्लेसिंग न्यू लॉज कौन से हैं, ये नाम आपको याद रखना है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में दे दूं इनको। इंडियन पीनल कोड के अंदर डेफिनेशंस होती थी, ठीक है ना, कि ये क्राइम है, मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, ये सब डिफाइन किया हुआ है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अरेस्ट कैसे होगी, बेल कैसे होगी, ये बताया गया था। एंड एविडेंस के अंदर ये बताया गया था एविडेंस कैसे देना है, कि थेफ्ट हुआ है उसका क्या एविडेंस होना चाहिए, कैसे वो होगा, कैसे सबमिट कर सकते हो, ये सब कुछ बताया हुआ है। तो ये तो न्यू क्रिमिनल लॉज की बात होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए उसके अंदर सेक्शन 106 क्लॉज 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बिल जो हिट एंड रन केसेस के बारे में बात करता है। कौन से केसेस के बारे में बात करता है, हिट एंड रन केसेस के बारे में। तो इस साल की जब शुरुआत हुई थी, मतलब 2024 की जब शुरुआत हुई थी, तो हमने सुना था कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के, मतलब जो बिजनेस करते हैं और उनका व्हीकल चलता है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पे चले गए थे। क्यों प्रोटेस्ट पे चले गए थे, आइए हमें पता चलेगा अब। तो सेक्शन 106 क्लॉज 2 सब सेक्शन 2 जो है कौन से बिल का, कौन से लॉ का, भारतीय न्याय संहिता का, भारतीय न्याय संहिता का जो है, BNS का जो है, ठीक है ना, ये क्या कहता है, विच प्रिस्क्राइब्स 10 years imprisonment for fatal accidents if they are not immediately reported to the police। तो ये पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझा देती हूँ। प्रिस्क्राइब्स 10 years imprisonment, 10 years imprisonment for fatal accidents if they are not immediately reported to the police। अब यहाँ पर क्या था, हिट एंड रन केसेस में, ठीक है, दो सिचुएशंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ए जो है वो अपनी गाड़ी चला रहा था, उसने बी को हिट कर दिया, ठीक है ना। अब एक सिचुएशन जो है, ए जो है वो पुलिस के पास या फिर मजिस्ट्रेट के पास गया और उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भैया ऐसा हो गया है, ठीक है ना। तो ये तो केस होगा कि हाँ इन्फॉर्म कर दिया, इसमें सजा कम मिलेगी एक्सीडेंट करने की अगर डेथ हो जाती है, नहीं करता, नो इन्फॉर्म नहीं आएगा, डजंट इन्फॉर्म, ठीक है। अब ए जो है, अगर ए इस फर्स्ट केस के अंदर
इन्फॉर्म कर देता है उसको सज़ा कम होगी। जो सेकंड सिचुएशन है ये हिट एंड रन केस मानी जाती है, कि जब आप किसी केस का एक्सीडेंट कर देते हो और भाग जाते हो वहां से, उसको हिट एंड रन कहते हैं। और उसके अंदर जो सज़ा है हिट एंड रन में, वो 10 ईयर्स कर रहे हैं जो नए लॉ के अंदर। अब प्रोटेस्ट हो गई थी, तो इसलिए अभी के लिए ये जो लॉ है ये होल्ड पे डाल दिया, हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड। ठीक है ना, हैज़ बीन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पुट ऑन होल्ड, गवर्नमेंट हैज़ पुट दिस प्रोविजन ऑन होल्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहते थे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने लग गए। यहाँ पर जो हम बात करना चाहते थे वो बात करना चाहते थे एविडेंस के बारे में, कि जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ई एविडेंस जो बोल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है क्या। देखिए यहाँ पर उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एविडेंस। ठीक है ना, सेकेंडरी प्राइमरी एविडेंसेस होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर इट इज कवर्ड बाय एविडेंस एक्ट जो भी हमारा चल रहा है, मतलब पुराने वाला। प्राइमरी एविडेंस ऑल्सो नोन एज बेस्ट एविडेंस रेफर्स टू द एक्चुअल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द कोर्ट्स inspection. It is admissible without prior notice and takes precedence over secondary evidence. As per section 62, when the document itself is produced for the inspection of the court, it is called प्राइमरी डॉक्यूमेंट। मतलब जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो किया जा रहा है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, एक्चुअल बर्थ सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट है वो दिया जा रहा है, तो वो प्राइमरी एविडेंस है। तो यहाँ पर हम एविडेंस को भी समझ ही लेते हैं। एविडेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एविडेंस और एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। जो प्राइमरी एविडेंस है वो क्या है, प्राइमरी एविडेंस जब हमें एक्चुअल डॉक्यूमेंट दिया जाता है। ठीक है ना, एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स को प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या है। सेकेंडरी एविडेंस, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 63। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इफ प्राइमरी एविडेंस इज नॉट अवेलेबल एंड द रीजन फॉर इट्स एब्सेंस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। इट इज कंसिडर्ड अ सब्सटीट्यूट फॉर द ओरिजिनल और प्राइमरी एविडेंस। ठीक है ना, कंसिडर्ड और लिखेंगे, कंसिडर्ड अ सब्सटीट्यूट फॉर ओरिजिनल और प्राइमरी एविडेंस। ठीक है ना। अब मान लो फोटोकॉपी है, ठीक है ना, 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी नहीं है, फोटोकॉपी ही है। तो फोटोकॉपी मतलब अगर आप एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं बट फोटोकॉपी लेकर आ रहे हो, तो फिर वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो माना जाएगा। इजी। बर्थ सर्टिफिकेट की एक्चुअल कॉपी है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी है, वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम एविडेंस के बारे में और पढ़ते हैं। देयर इज सम precision in definition section. An illustration of the definition of document, which includes electronic and digital records, says that an electronic record on emails, server logs, documents on computers, laptop or smartphone messages, website, locational evidence should have used the term information in place of evidence, and voicemail stored on digital devices are documents. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि documents की जो definition है उसके अंदर change लेकर आया गया है। ठीक है ना। The scope of secondary evidence has been slightly broadened and some changes have been made in the provision relating to electronic evidence. ठीक है ना। तो electronic evidence in new law scope of electronic evidence has been broadened. ठीक है। देर इज सम प्रिसिशन इन द डेफिनेशन सेक्शन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। ये हमने पढ़ा। इट इज रेलिवेंट टू मेंशन दैट द कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड कैच मेमोरी, इज नथिंग बट सेमीकंडक्टर मेमोरी विच इज एसेंशियल फॉर द क्विकर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, दो इट इज दिस मेमोरी may reveal very important information. ठीक है। Similarly, there is clarity in provision dealing with primary evidence in the form of explanation. One of the such four says that where a video recording को प्राइमरी एविडेंस का इन्होंने दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग लिख लो, वीडियो रिकॉर्डिंग इज इक्वल टू प्राइमरी एविडेंस। इवन अगर वो वीडियो रिकॉर्ड कर कर किसी को भेजी गई है साइमल्टेनियसली, ठीक है, तब भी उसको प्राइमरी एविडेंस माना गया है। मतलब उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, प्राइमरी एविडेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये सारी चेंजेस जो हैं वो करी गई हैं नए लॉज के अंदर। ठीक है। और यस, अगर आपको एविडेंस देना है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना है,
तो इसके अंदर आपको विच डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंक्लूड टर्म्स लाइक सेमीकंडक्टर मेमोरी एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर बेटर विजिबिलिटी हाउएवर दिस डज नॉट चेंज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोविजन। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी भी टर्म ऐड करी गई है जिससे कि और एविडेंस लेकर आया जा सकता है, कंप्यूटर मेमोरी टर्म ऐड करी गई है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पुराने वाले के अंदर एडमिसिबिलिटी मतलब अगर आपको कोर्ट में पेश करना है इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस तो उसका सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो अभी भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इतनी डिटेल में जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो प्राइमरी एविडेंस में माना गया है। प्राइमरी एविडेंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। सेकेंडरी एविडेंस ये इतना ही है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ द इनफॉर्मल वेस्ट पिकर। मार्च 1 जो है क्या डे सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 1 को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कोई यहाँ पर CUET UG का बच्चा देख रहा है या CUET PG का बच्चा देख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे डेज जो हैं इन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इनके फेवरेट। ट्रम्प गेट्स लीगल रिलीफ एज चैलेंजेस टू हिज कैंडिडेसी रिसीव्ड। अब यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने जब लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे ही वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, बट जब इलेक्शंस हुए तो वो हार गए। ठीक है, जो जोसेफ बाइडन जो थे वो जीत गए, बट इन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पे वॉशिंगटन में करी, तो उसी का इलेक्शंस ओवरटर्न करना चाहते थे ये, तो उसी के केसेस जो हैं वो इनके अगेंस्ट चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट चल रहे हैं। अब दोबारा से इलेक्शंस होने वाले हैं USA के 2024 एंड में, नवंबर में इलेक्शंस हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से जिस स्पीड से कोर्ट चल रहा है कि इनको केस चलाना है नहीं चलाना, जो भी चल रहा है वो लेट हो रहा है क्योंकि नवंबर 2024 में इलेक्शंस हैं, और अगर जल्दी से डिसीजन नहीं लिया तो ये शायद नवंबर 2024 के इलेक्शंस भी लड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपीयर टू रिसीव अ मेजर फॉर लीगल सक्कर from the country Supreme Court after it agreed to hear in mid-April the arguments for and against his right as an erstwhile serving president to immunity from federal criminal prosecution। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि 2022 में जब उन्होंने ये सब किया तो उनके पास प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी भी थी, क्योंकि तब वो प्रेसिडेंट तो थे ना जब इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंट थे, बट इलेक्शंस हुए, जोसेफ बाइडन जीत गए और तब उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को ओवरटर्न करने की कोशिश करी। ठीक है ना, तो क्या वो इम्यूनिटी थी नहीं थी वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है ना, तो ये केस किसके अगेंस्ट चल रहे हैं? ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट। और डोनाल्ड ट्रम्प में क्या करना कोशिश करा था 2020 में? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रिजल्ट्स ओवरटर्न करने की कोशिश करे थे। ठीक है ना, किसने? डोनाल्ड ट्रम्प ने। ठीक है, 2020 में। द राज्यसभा इलेक्शंस इन स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका विटनेस क्रॉस वोटिंग स्पेशली इन पार्लियामेंट वोटिंग फॉर अ पार्टी वन डज नॉट बिलोंग टू। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्रॉस वोटिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। क्रॉस वोटिंग इज वोटिंग फॉर अ पार्टी वन डज नॉट बिलोंग टू। मतलब आप बिलोंग कांग्रेस को करते हैं बट आपने वोट किसको डाल दिया? बीजेपी को। आप बिलोंग बीजेपी को करते हैं, आपने वोट किसको डाल दिया? कांग्रेस को, आपको। ठीक है, पार्टी को, मतलब जिस पार्टी को बिलोंग करते हो उसकी दूसरी पार्टी को वोट कर दिया। ठीक है ना, चीटिंग कर दी, मतलब आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं वोट डाली, आपने किसी और को डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इसका वो देखिए, एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर हमें सेक्शन 80 जो है, सॉरी आर्टिकल 80 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं जिस साल जिस भी जगह आपके इलेक्शन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? representatives of each state to the Rajya Sabha are elected directly by the elected members of their legislative assembly। समझ रहे हो कि आर्टिकल 80 कहता है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, हम पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं,
वी हैव 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट, वन इज लोकसभा, वन इज राज्यसभा। लोकसभा के अंदर कैसे चुनते हैं हम? लोकसभा के अंदर लोगों की सभा डायरेक्टली चुनते हैं, हम ही भेजते हैं अपने यहाँ से एमपी, डायरेक्ट वोट डालकर आते हैं। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट हम वोट, मैं और तुम वोट डालते हैं। बट जब राज्यसभा की बात आती है तो हमारे चुने गए जो एमपी एमएलए होते हैं, हमारे चुने गए एमपी एमएलए कौन हुए? जो स्टेट लेजिस्लेचर में जाते हैं, जो सीएम का वो होता है, इलेक्शन होता है, उसके जो एमएलए होते हैं, ठीक है ना, ये लोग जिनको हमने चुना होता है वो राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं। तो मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए, मतलब हमारे चुने गए लोग ये इनको चुनते हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए, ठीक है ना। तो राज्यसभा में इलेक्शंस आर इनडायरेक्ट। बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आ चुका है। तो आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस ईच स्टेट ऑफ टू द राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली इसके अंदर रोल प्ले करती है अपने इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा का, ठीक है। अब यहाँ पे द पोल्स फॉर राज्यसभा विल बी रिक्वायर्ड ओनली इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड। अब यहाँ पर अगर तो पूरे पूरे मतलब जिसका जो आना है वो ठीक है तो पोल्स नहीं होते, अगर वैकेंसीज एक्सीड नहीं करते तो सही है, बट अगर करते हैं तो फिर पोल्स एक्चुअल में होते हैं। तो इनफैक्ट टिल 1998 द आउटकम ऑफ राज्यसभा इलेक्शंस वर यूजुअली फॉरगॉन, मतलब जितने वैकेंसी होते हैं उतने ही जाते थे, बट उसके बाद जो है वो फाइट स्टार्ट हो गए। इन ऑर्डर टू विन टू रेन इन द एमएलए, अब यहाँ पे द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय वेरियस पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर क्या होने लग गया, अब जब वोटिंग होती है, क्रॉस वोटिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी। क्रॉस वोटिंग मतलब कि मान लो वही कांग्रेस वाला जो बंदा है वो बीजेपी को वोट करके आ रहा है, बीजेपी वाला जो है तो वोट खरीदने लग गए थे। अच्छा इतनी वोटें चाहिए मेंबर बनने के लिए, वोट खरीदने लग गए थे। अब वोट खरीदने को हटाने के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू, पॉइंट ही बना लेते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड, इन ऑर्डर टू रेन इन एमएलएस, इन ऑर्डर टू स्टॉप, लिख देते हैं, इन ऑर्डर टू stop MLAs from cross voting amendment to Representation of People Act 1951 was carried out, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2003 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को जो है वो अमेंड किया गया। क्या अमेंड किया गया? उसके अंदर ये अमेंडमेंट करी गई, सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट वोटिंग इन इलेक्शंस टू राज्यसभा शैल बी थ्रू एन ओपन बैलेट। ओपन बैलेट का मतलब क्या है? अब देखो यार, एक पेपर दिया जाता है, उसके अंदर यहाँ पे मतलब सिंबल होता है, यहाँ पर स्टैंप लगानी होती है, ठीक है। अब ये जो बैलेट पेपर है सीक्रेटली बंद कर कर अंदर डब्बे में डाल आते हैं, बट अब आपको किसी को ये बैलेट दिखाना पड़ेगा। किसको? ओपन बैलेट का मतलब द एमएलए ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू शो देयर बैलेट पेपर, जहाँ पे जिसपे उन्होंने वोट करा है, टू द ऑथराइज एजेंट ऑफ देयर पार्टी। पार्टी को दिखाना पड़ता है कि हाँ देखो हमने करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट was amended to provide that voting in elections to Rajya Sabha shall be through open ballot. This is very important. ओपन बैलेट, ओपन बैलेट का मतलब क्या है? ओपन बैलेट का बेटा जी मतलब है एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज are required to show their ballot paper to the authorized agent of their party, ठीक है ना। अब मतलब यहाँ पर जो एमएलए वोट कर रहे हैं उनको अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को खोल के दिखाना पड़ता है, और वो देखेगा किसको वोट करा, उसको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10th शेड्यूल आ जाता है। तो 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल क्या है? तो 10th शेड्यूल जो है बेटा जी वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। किसके बारे में बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट
Indian Constitution talks about anti-defection law. इट टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. अब एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डिफेक्शन का मतलब. डिफेक्शन का मतलब होता है when elected members of a political party, that is an MP or MLA, changes party. अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, ठीक है, आपने इलेक्शंस लड़े कांग्रेस की तरफ से, ठीक है ना, आप जीत गए, आप एमएलए बन गए, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन गए, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर में आ गए, ठीक है ना. अब आपको लगा कि नहीं कांग्रेस सही नहीं है, मुझे तो बीजेपी में जाना है, ठीक है ना, तो आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है ना, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है, बीजेपी ज्वाइन कर ली. अब बीजेपी में आपने चेंज कर लिया, दिस चेंज ऑफ पार्टी, कांग्रेस से बीजेपी में आना, दिस इज डिफेक्शन. दिस चेंज ऑफ पार्टी, इलेक्टेड मेंबर. अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये एमएलए जो है ये इलेक्टेड है, ठीक है, हाँ इलेक्टेड मेंबर है और इसने पार्टी चेंज करी है, इलेक्टेड है पार्टी चेंज करी है, तो दैट लीड्स टू डिफेक्शन, ठीक है ना. अब डिफेक्शन जो है कुछ केसेस में, इन सम केसेस डिफेक्शन कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. इन सम केसेस डिफेक्शन कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. अब डिस्क्वालिफिकेशन कब नहीं होगा, अगर बहुत सारे, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स, जो सेक्शन, जो आर्टिकल 10 में दिया हुआ है कि अगर इतने होते हैं तो उसको मर्जर माना जाएगा, अगर इतने मेंबर्स शिफ्ट हो जाते हैं, तो अगर बहुत सारे होते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो आर्टिकल 10 शेड्यूल में बात करी हो, तो इट इज़ नॉट डिफेक्शन, इट इज़ मर्जर. बट अगर एक ही जा रहा है खुद, तो वो डिफेक्शन है, ठीक है. इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम डिफेक्शन के दूसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज की 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड एंटी डिफेक्शन लॉ through the 10th schedule in 1985, ठीक है. The schedule provides that a member of House of Parliament, sorry for the burp, or state legislature who voluntarily gives up the membership of their political party or votes against the instruction of their party in a house are liable for disqualification from such a house. तो एक तो ये है कि पार्टी चेंज कर ली तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, और एक और बार आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो. अगर आप डिस्क्वालीफाई कब हो सकते हो, अगर आपने वोट अगेंस्ट कर दिया, ठीक है ना, अगर आप वोट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ये बात कर ली, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया, हमने डिफेक्शन के बारे में बात कर ली. तो सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे ऐड कैसे हुआ. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड एंटी डिफेक्शन लॉ in 1985. Now this is also very important, this is a PYQ, ठीक है ना. और डिफेक्शन कब हो सकती है, अगर वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब चेंज कर लें पॉलिटिकल पार्टी, ये वाला पॉइंट ज्यादा क्लियर होना चाहिए, चेंज कर लें. या फिर एक तो हमने बात कर लिया कि डिफेक्शन में होगी तो डिफेक्शन कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. और मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकती है, अगर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी vote against the instructions of their political, ठीक है ना, इज इक्वल टू डिस्क्वालिफिकेशन. मतलब अगर वोटिंग जो है वो अगर उनके अगेंस्ट, जैसा कहा गया उसके अगेंस्ट वोटिंग कर देते हैं, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है. तो अब जो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का हम चर्चा कर रहे हैं, तो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है क्या वो निकल जाएंगे, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करी है, अगर हिमाचल प्रदेश वाले कांग्रेस लोगों को, आज तुम्हें कांग्रेस के मेंबर को वोट डाल दिए, बट वो बीजेपी के मेंबर को या आपके मेंबर को वो या किसी के भी XYZ को वोट डाला है, तो क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है. इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसको पढ़ते हैं. हाउएवर द इलेक्शंस टू राज्यसभा नॉट ट्रीटेड
treated as a proceedings within the Legislative Assembly. The Election Commission, drawing reference to Supreme Court judgments, had issued a clarification in July 2017. It specified that the provisions of 10th schedule with respect to voting against the instruction of party will not be applicable. मतलब बेटा जी यहाँ पे जो ये कह रहे हैं ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अगर वो वोट करते हैं अगेंस्ट, मतलब जो कहा गया उसके अगेंस्ट करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे. इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर राज्यसभा के इलेक्शंस में ऐसा कुछ करते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते. अगर राज्यसभा के इलेक्शंस में ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज्यसभा आर नॉट इलेक्शंस टू, यहाँ पे इलेक्शंस टू राज्यसभा आर नॉट ट्रीटेड as a proceeding within legislative assembly. Therefore, the election commission, तो यहाँ पर मतलब राज्यसभा जो है उसको विद इन लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं कंसिडर किया जाता. ठीक है, नहीं किया जाता. इसका मतलब ठीक है, will not be applicable. 10th schedule disqualification won't be applicable. Clause won't be applicable to Rajya Sabha इलेक्शंस. मतलब अगर यहाँ पे कांग्रेस वाला बीजेपी को, बीजेपी वाला कांग्रेस को, कांग्रेस वाला आपको, बीजेपी वाला आपको वोट कर देता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड अ प्रोसीडिंग विद इन लेजिस्लेटिव असेंबली. ये बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ओपन बैलेट वाला बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, जो ओपन बैलेट हो गया. एक बार इसकी रिवीजन मार लेते कि हमने क्या पढ़ा. देखो, सबसे पहले हमने क्रॉस वोटिंग के बारे में पढ़ा. क्रॉस वोटिंग में हमने पढ़ा कि अगर बीजेपी वाला कांग्रेस को, कांग्रेस वाला बीजेपी को वोट कराए, मतलब जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं उससे दूसरी पार्टी को वो वोट कर दें तो उसको क्रॉस वोटिंग बोलते हैं. ठीक है जी. उसके बाद हमने पढ़ा राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में बात करता है. इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले चुन करके अपनी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजते हैं इन मेंबर्स को. ठीक है, हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश और ये सब में हो रहा है, ये हमें याद नहीं रखना है, हमको याद ये वाला पॉइंट रखना है. अब यहाँ पर फिर हमने पढ़ा 10th शेड्यूल के बारे में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और उसमें हमने पढ़ा कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी हुई है. एक तरीका जिससे कि MP MLA डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो पार्टी चेंज कर ले, चेंज ऑफ पार्टी उसको डिस्क्वालीफाई करवा सकती है. ठीक है, या फिर अगर वो वोटिंग जो है जैसा उसको बोला जाए, जैसा उसकी पार्टी बोल रही है वैसा वोटिंग हो, अगर वो नहीं करता है तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है. बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन वोटिंग वाले में ये है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स के इलेक्शन है उसको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर नहीं माना जाता. तो अगर राज्यसभा में वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी. ये हमने अभी तक इतने सारे पॉइंटर्स में पढ़ा है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एंड देयरफॉर इंपॉर्टेंट. देखो, आर्टिकल 80 में हमने ये पढ़ा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट टू राज्यसभा इलेक्टेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आएगा, मैंने गलत लिखा है, इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुन करके भेजती है. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. इज नाटो मेंबरशिप इन द कार्ड्स ऑफ यूक्रेन. देखो यार, रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है वो क्यों लगी? रशिया यूक्रेन की लड़ाई इसलिए लगी क्योंकि यूक्रेन ने बोला कि मैं नाटो का मेंबर बनने वाला हूँ. ठीक है, अब नाटो है क्या? अब जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो नाटो की हमें को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. चलो इसको छोड़ो, जो हमें समझना है वो समझते हैं. अब यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो ज्वाइन कर लूंगा. रशिया कहता भाई तू मत कर. क्यों नहीं चाहता था रशिया की यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे? क्योंकि नाटो के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कंट्रीज लाइक USA, ठीक है, कंट्रीज लाइक USA, कंट्रीज लाइक यूरोप की कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो आकर के बैठ जाती. उनके जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स जो हैं, वो रशिया के बॉर्डर पे आकर के बैठ जाती, क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ. तो रशिया कहता है ये तो हम कतई नहीं होने देंगे, हम नहीं बैठने देंगे वेस्टर्न नेशन की आर्मी को अपने बॉर्डर के साथ. तभी ये जो लड़ाई है ये लगी. ठीक है, तभी ये जो लड़ाई है ये
लगी रशिया यूक्रेन के बीच में। अब क्या यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिस्कशन पे लिखा हुआ है। अब इन 2008 नाटो लीडर्स डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन टू एडमिट जॉर्जिया एंड यूक्रेन टू द ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने 2008 के अंदर नाटो लीडर्स declared their intention to admit Georgia and Ukraine to the block। ठीक है ना, कि नाटो में आ जाओ। किस किस को बोला यहाँ पे कि आ जाओ ब्लॉक के अंदर, जॉर्जिया को और यूक्रेन को। यही हुआ जब तो 2014 के अंदर भी 2014 के अंदर क्रिमिया ले लिया। ठीक है ना, यूक्रेन्स क्रिमिया वाज टेकन। ठीक है ना, यूक्रेन्स क्रिमिया वाज टेकन, क्रिमिया टेकन बाय रशिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जब दोबारा अब 2022 के अंदर हुई तो 2022 के अंदर वॉर स्टार्ट हो गई। 2022 के अंदर वॉर स्टार्ट हो गई। अब तुम पूछोगे यार क्यों नाटो ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन, क्या है ऐसा नाटो के अंदर? क्योंकि नाटो के अंदर क्लॉज है आर्टिकल 5 आर्टिकल 5 म्यूचुअल डिफेंस प्रोविजन की बात करता है। नाटो का आर्टिकल 5 किसके बारे में बात करता है? नाटो का आर्टिकल 5 म्यूचुअल डिफेंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? म्यूचुअल डिफेंस के बारे में। अब म्यूचुअल डिफेंस प्रोविजन क्या है? इसका मतलब पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। दैट एन अटैक ऑन दैट एन अटैक ऑन that an attack on one member would be construed as an attack against all। मतलब अगर कोई यूक्रेन पे अटैक करता है तो यूएसए कहेगा हाँ मेरे पे भी अटैक हुआ है, यूके कहेगा मेरे पे भी अटैक हुआ है। मतलब सभी, एक मेंबर पे अटैक माना सब पे अटैक। मतलब रशिया पे सारे अटैक करना स्टार्ट कर देते अगर यूक्रेन मेंबर होता नाटो का असली में। ठीक है ना, तो ये है नाटो की प्रोविजन। इसी वजह से ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन नाटो को। बट यहाँ पर टुवर्ड्स दी एंड जो एडिटर जिसने एडिटोरियल लिखा है वो कहते हैं कि हमें लग नहीं रहा कि कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये है हाँ, नाटो कंट्रीज जो है, ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन पूरी हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, बट ये वाली चीज नहीं हो पाएगी कि नाटो में ऐड हो जाए यूक्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से एरियाज जो हैं वो आ गए हैं किसके पास? रशिया के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यू एरियाज आए हैं वो एक तो आया है अवदीव्का। ठीक है ना, रशिया हैज एक्वायर्ड these areas of यूक्रेन। मतलब पहले और भी थे, डोनास्क वगैरह जो थे वो एक्वायर करे थे, बट ये नए एरियाज जो न्यू एरियाज हैं ये अवदी वका। ठीक है, और भागमत। ठीक है ना, उसको कहते हैं भागमत। इसको कैसे याद कर लेंगे? भागमत। ठीक है, नहीं भागना, तो जी को के साथ कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, PYQ है। मिजोरम सेज इट वोंट कलेक्ट बायोमेट्रिक्स ऑफ रिफ्यूजीज। द मिजोरम गवर्नमेंट विल नॉट कलेक्ट द बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द स्टेट, चीफ मिनिस्टर लाडलू होमा टोल्ड द असेंबली ऑन Thursday. According to Mizoram's Home Ministry, 3221 people displaced by the civil war in Myanmar are fleeing alleged ethnic persecution in Bangladesh have taken refuge in the state. अब यहाँ पर आपको समझना होगा एक बात कि म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रही है। म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है वो लड़ रही है बहुत सारे दूसरे ग्रुप से। ठीक है, तो ये जो सिविल वॉर चल रही है इसी की वजह से लोग जो है म्यांमार से भाग रहे हैं, पहले बांग्लादेश के, अब मिजोरम में आए। तो वो कहते हैं कि हम जो है कलेक्ट नहीं करेंगे बायोमेट्रिक्स। ठीक है, क्यों? The previous Mizo National Front, वो क्या कहते हैं? The previous Mizo National Front government had conducted training and appointed nodal officers for the purpose, but later decided not to collect biometric and biographic details of the refugees as it would amount to discrimination against people of our blood. वो कह रहे हैं कि जो यहाँ से लोग आ रहे हैं ये हमारी ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, रहते चाहे म्यांमार बांग्लादेश में है बट हमारी ही कम्युनिटी में रहते हैं, तो इससे क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल ऑफ आवर ब्लड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे। किसने बोला है? मिजोरम ने बोला है। मिजोरम सेज it won't collect
बायोमेट्रिक ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है ना, इट वोंट कलेक्ट बायोमेट्रिक ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है। तो अब इसमें वाई क्यों नहीं कलेक्ट करेंगे, बिकॉज अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल ऑफ आवर ब्लड, ठीक है जी। आगे चलेंगे। A constitution bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandu said a top court had no power whatsoever to declare that a stay order passed by High Court after due application of mind would automatically expire within 6 months. अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले what is the मतलब of stay. एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ये चाहे नोट मत करना। एग्जाम्पल, ए जो है वो केस करता है, मतलब पिटिशन फाइल करता है, ठीक है ना, कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। और हाई कोर्ट में जाके कहता है कि ये जो लैंड है, ठीक है ना, ये मेरा है, ये जो लैंड है XYZ लैंड है, ये मेरा है, और बी जो है इसको सेल कर रहा है, इसको रोका जाए, ठीक है ना। दोबारा से स्टोरी सुना देती हूँ। एक जाता है हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, कि बी जो है मेरा लैंड सेल कर रहा है, इसको रोका जाए। अब मतलब हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट स्टे लगा देगा कि इस लैंड को नहीं बेच सकते, ठीक है ना। क्यों स्टे लगा देगा, क्योंकि अगर लैंड बिक गया उसके बाद तो फिर केस और मतलब केस में और लोग ऐड हो जाएंगे, पता मतलब फिर तो क्या ही रहेगा, डिस्प्यूट वही हो गया कि लैंड ही किसी और को सेल कर दिया बी ने, ठीक है ना। फिर तो केस ही चेंज हो जाएगा, फिर तो सी के साथ उसकी लड़ाई पड़ जाएगी जिसको सेल किया है, ठीक है ना। अब इस पे स्टे लग गया, मतलब ये लैंड बी कैन नॉट सेल द लैंड, इनफैक्ट नो वन कैन सेल द लैंड, बी कैन नॉट सेल द लैंड, ठीक है ना। तो स्टे लगाना मतलब रोक लगा देना, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्टे वाले केसेस होते हैं उसका बहुत मिसयूज भी किया जाता है। अब कईयों में तो बहुत जरूरी होता है, अब ये लैंड ही बिक जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब कईयों में ये मिसयूज किया जाता है कि स्टे मिल गया, अब वो जो दूसरी पार्टी वो कुछ कर तो सकती नहीं, इसका मिसयूज किया जाता है, डेट्स ली जाती हैं। तो इसी चक्कर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्टे होगी वो 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होगी। बट अब स्टे जो है, ठीक है ना, एज इट इज रखने को बोला जाता है, एज इट थिंग्स आर केप्ट एज इट इज, ठीक है। स्टे का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक मिनट रुको, इसको सबको डिलीट करके स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट सेड टॉप कोर्ट had no power to declare that a stay order passed by a high court after due application of mind would automatically expire within 6 months। तो यहाँ पर वो स्टे का मिसयूज ना हो इसलिए कहा जाता था कि आफ्टर 6 मंथ्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। बट अब इन्होंने कहा है कि नहीं होगा, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे पास पावर नहीं है कि हम हाई कोर्ट की जो स्टे है उसको 6 मंथ्स में ऐसे खत्म करवा दें। अब यहाँ पर एक जज जो है वो इससे अग्री नहीं करते हैं, करते हैं, ठीक है ना। तो ये कब में हुआ था, 2018 की जजमेंट आई थी। एक मिनट, ये नाम लिख लेते हैं, एशियन resurfacing off-road agency वर्सेस CBI, ठीक है। इसके अंदर कहा था कि 6 मंथ्स में स्टे वुड बी वेकेटेड, मतलब 6 मंथ्स स्टे वेकेटेड, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर दिया गया था। बट अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे पास पावर थोड़ी है कि हम ऐसे स्टे वेकेट करवा दें, नहीं होगी स्टे वेकेट। बट यहाँ पे 2024 में कॉन्करिंग ओपिनियन मतलब कि डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, मतलब बाकी सारे जजेस से डिफरेंट ओपिनियन दी है किसने, जस्टिस पंकज मित्तल ने। जस्टिस पंकज मित्तल क्या कहते हैं, रीजन ऑर्डर इफ नॉट स्पेसिफाइड टू बी टाइम बाउंड, वो क्या कहते हैं, इफ नॉट स्पेसिफाइड टू बी
time bound would remain in operation till there is decision in main matter or until an application is moved for vacation or until application moved for vacation। अब इसके अंदर क्या है, देखो इसको समझेंगे। अब देखो हमने समझा कि स्टे क्या है, थिंग्स आर एज इट इज रहती हैं, ठीक है ना। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 मंथ्स के बाद जो स्टे है वो वेकेट हो जाएगा, मतलब स्टे जो दिया गया था वो नहीं रहेगा, ठीक है, दोबारा से लेना पड़ेगा। 2024 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते, बट एक जज जो जस्टिस पंकज मित्तल हैं, उन्होंने बोला कि अगर तो टाइम बाउंड है, ठीक है ना, अगर तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ जब तक मैटर डिसाइड नहीं होता तब तक रहेगा, या एप्लीकेशन लगा करके उन्होंने अंटिल एप्लीकेशन इज मूव्ड फॉर वेकेशन, कि अगर दूसरी पार्टी कहते नहीं जी वेकेट करो ये गलत है तो तब तक रहेगा, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि टाइम बाउंड अगर है, ठीक है ना, तब रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि हाँ जब तक मैटर डिसाइड नहीं होगा तब तक की स्टे है तो स्टे रहेगा, नहीं तो अदरवाइज हर केस में नहीं रहेगा।